नमस्कार। चलिए एक नई क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बीए थर्ड ईयर का थर्ड पेपर है और आज का जो टॉपिक है वो है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, यानी प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समंक दो प्रकार के होते हैं। डेटा या आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा। प्राथमिक आंकड़े एवं द्वितीयक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े कौन से हैं, प्राथमिक समंक कौन से हैं? वे समंक जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, अर्थात जो समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं किसी उद्देश्य के लिए मौलिक रूप से एकत्र किए जाते हैं, उन्हें प्राथमिक समंक या प्राइमरी डेटा कहा जाता है। जैसे कि देश में बाल श्रमिकों की क्या स्थिति है, शिक्षा के क्या अधिकार हैं आदि के बारे में यदि कोई अनुसंधान करता नए सिरे से मौलिक समंकों का संकलन करता है तो ये समंक प्राथमिक समंक कहलाते हैं। अब द्वितीयक समंक या सेकेंडरी डेटा क्या है? वे समंक सेकेंडरी या द्वितीयक कहलाते हैं जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उन्हें प्रयोग करता है। ऐसे समंक मौलिक एवं नए नहीं होते, बल्कि पहले से प्रकाशित सामग्री द्वारा लेकर प्रयोग किए जाते हैं। द्वितीयक समंक क्या है? वे हैं जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए थे, लेकिन अब अनुसंधानकर्ता ने उन समंकों का प्रयोग अपने अनुसंधान में किया तो इन्हें द्वितीयक समंक कहेंगे। जैसे अनुसंधानकर्ता सरकार द्वारा संकलित बाल श्रमिकों के जीवन एवं शिक्षा स्तर संबंधी समंकों का प्रयोग करता है तो ये समंक द्वितीयक समंक माने जाएंगे। अब प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक में क्या अंतर है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो प्राथमिक डेटा और सेकेंडरी डेटा हैं, इनकी जो प्रकृति है इसमें कोई अंतर नहीं है। केवल अंतर किस चीज का? अवस्था का अंतर है। जब किसी संस्था द्वारा पहली बार समंक एकत्रित किए जाते हैं तो वे प्राथमिक समंक सामग्री का कार्य करते हैं, परंतु यही समंक जब किसी दूसरे अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रयोग किए जाते हैं तो द्वितीयक सामग्री कहलाते हैं। अर्थात एक ही प्रकार के समंक एक व्यक्ति के लिए प्राथमिक हैं तो दूसरे व्यक्ति के लिए द्वितीयक कहलाते हैं। तो जो प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक है इनमें प्रकृति का कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अवस्था का है। अब इनके बीच जो अंतर है वो तीन अंतर है मुख्य रूप से। तो चलिए इसकी जानकारी प्राप्त कर लें। प्राथमिक समंक सदैव मौलिक एवं नए होते हैं, जो विभिन्न सांख्यिकीय रीतियों के लिए कच्चे माल की तरह होते हैं, जबकि द्वितीयक समंकों का प्रयोग एक बार हो चुका होता है, अर्थात वे मौलिक एवं नए नहीं होते हैं।
ये सांख्यिकी रीतियों के लिए किसी निर्मित माल की तरह होते हैं। दूसरा जो अंतर है प्राइमरी डेटा एवं सेकेंडरी डेटा में, वो क्या है? प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से संपूर्ण क्षेत्र या समग्र में से प्राथमिक रीति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समंक अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा पूर्व संकलित होते हैं। तीसरा है, प्राथमिक समंक सदैव अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल होते हैं और इनमें संशोधन या जांच की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये समंक इसी अनुसंधान के लिए एकत्रित किए गए हैं। जबकि जो दूसरे द्वितीयक समंक होते हैं उनमें संशोधन, जांच पड़ताल एवं शुद्धता की ज़्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व में किसी अनुसंधान के लिए एकत्रित किए गए थे। तो इस तरह से जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा है उसमें मुख्य रूप से 3 अंतर हैं। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्राथमिक समंकों के संकलन की कौन कौन सी विधियां हैं। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। संकलन का कार्य केवल प्राथमिक समंकों के लिए ही किया जाता है और जो इसके मेथड हैं या रीतियां हैं वो 5 हैं। पहला, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। दूसरा, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। तीसरा, संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। चौथा, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति। और 5वां, प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति। तो पहली जो विधि है वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है? इसमें जो अनुसंधान करता है वो स्वयं जो अनुसंधान का क्षेत्र है वहाँ जाकर के जो संबंधित व्यक्ति हैं उस अनुसंधान से संबंधित, उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है और सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष रूप से मिलता है और निरीक्षण एवं अनुभव द्वारा आंकड़े एकत्रित करता है। ये जो विधि है इसको प्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है, क्योंकि जिस क्षेत्र या व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त करनी होती है वो सूचना स्वयं उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। इसलिए इसे व्यक्तिगत अनुसंधान भी कहा जाता है। अब ये जो विधि है कब प्रयोग की जाती है? ये विधि तब प्रयोग की जाती है जब ऐसा अनुसंधान केवल वहीं उपयुक्त होता है जहाँ का क्षेत्र सीमित या स्थानीय प्रकृति का हो। दूसरा, जहाँ समंकों में मौलिकता, शुद्धता व गोपनीयता की ज़्यादा आवश्यकता हो। तीसरा, जब अनुसंधान योजना की सूक्ष्मता के लिए अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव, तीक्ष्ण बुद्धि व सतत निरीक्षण की जरूरत होती है और इसके अंतर्गत पारिवारिक आय, व्यय, मजदूरों का जीवन स्तर, शिक्षित बेरोजगारी, अपराध प्रवृत्ति आदि अनुसंधान किए जाते हैं, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और जब समंकों को गोपनीय रखना हो तब भी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस प्रणाली के अंतर्गत समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखने वाले व्यक्तियों से सूचना प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि ऐसे व्यक्तियों या साक्षियों से मौखिक पूछताछ की जाती है जो इस समस्या से अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो। यानी जो प्रत्यक्ष संबंध समस्या से
रखते हैं जो व्यक्ति उनसे सूचना प्राप्त नहीं की जाती। किससे प्राप्त की जाती है? जो अप्रत्यक्ष रूप से समस्या से संबंधित लोग हैं। जैसे कि उदाहरण, श्रमिकों की आय की जानकारी के लिए श्रमिकों से सीधे संपर्क न करके मिल मालिकों या श्रम संघों द्वारा पूछताछ करके जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। जिन व्यक्तियों से सूचना प्राप्त की जाती है वो अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, जिन्हें साक्षी कहा जाता है, विटनेस। जो साक्षी हैं वो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो समस्या या स्थिति या व्यक्ति के संबंध में पूर्ण जानकारी रखते हों। तो जो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि है, इसका कब प्रयोग किया जाता है? कब किया जाता है? जब अनुसंधान क्षेत्र बहुत व्यापक एवं विस्तृत हो। दूसरा, जब सूचना देने वाले व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क संभव न हो, या वे अरुचि, अज्ञानता या जानबूझकर सूचना न देना चाहें या सूचना देने में असमर्थता जाहिर करें। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब व्यक्तियों से प्रश्न या बात करना उचित न हो या पक्षपातपूर्ण व्यवहार की आशा हो। इस रीति का प्रयोग सरकारी स्तर पर नियुक्ति समितियों या आयोगों द्वारा किया जाता है। तीसरी विधि है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की, संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, इंफॉर्मेशन थ्रू करेस्पॉन्डेंट। इस रीति में अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों या स्थानीय व्यक्ति या संवाददाता नियुक्ति कर दिए जाते हैं, जो अपने अनुभव एवं निरीक्षण के आधार पर समय समय पर सूचना भेजते रहते हैं। संवाददाताओं की सूचनाओं में प्रायः अशुद्धि की संभावना रहती है, क्योंकि वे समंकों का संकलन अपने तौर तरीकों, रुचि, निर्णय आदि के आधार पर करते हैं। यानी कि जब इस रीति में क्या करते हैं, जब हम स्थानीय व्यक्ति या संवाददाता नियुक्त कर देते हैं और उस व्यक्ति के द्वारा हम सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं। इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है? जब प्रायः समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं आकाशवाणी एवं मीडिया द्वारा किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक न्यूज चैनल, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी द्वारा किया जाता है। सरकार भी विभिन्न वस्तुओं की थोक मंडियों से बाजार भाव ज्ञात करने एवं फसल आदि का अनुमान लगाने में इस विधि का प्रयोग करती है। इस रीति का प्रयोग प्रायः ऐसे अनुसंधानों के लिए किया जाता है जिनमें शुद्धता की कम जरूरत होती है, क्योंकि इस विधि से जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनमें अशुद्धि की संभावना बनी रहती है। चौथी जो विधि है वो है सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरकर सूचना प्राप्ति। इस रीति को डाक प्रश्नावली प्रणाली भी कहते हैं, मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड भी कहा जाता है। इस रीति में अनुसंधानकर्ता समस्या से संबंधित प्रश्नों की एक सूची, जिसे प्रश्नावली कहा जाता है, तैयार करता है। फिर सूची की प्रतियां डाक द्वारा सूचना देने वालों के पास भेज देता है, जो उसे भरकर निश्चित तिथि तक लौटा देते हैं। सूचना देने वालों का सहयोग एवं विश्वास प्राप्त करने के लिए सूची के साथ एक अनुरोध पत्र संलग्न होता है,
जिसमें जांच का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है एवं सूचना को गुप्त रखने का आश्वासन दिया जाता है। इस रीति का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में किया जाता है। समंकों के संकलन की यह रीति उन विस्तृत क्षेत्रों के लिए उचित है जहां सूचना देने वाले शिक्षित हैं। दूसरा, इस रीति का प्रयोग मत सर्वेक्षण, ओपिनियन सर्वे एवं उपभोक्ताओं की रुचियों का अनुसंधान करने में कारगर है। तीसरा, भारत सरकार द्वारा इस रीति का प्रयोग उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में किया जाता है। चौथी जो विधि है वो है प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर मंगाने से में अनेक कठिनाइयां आती हैं एवं सूचना भी अपूर्ण, अपर्याप्त एवं अशुद्ध होती है। तो ये जो कठिनाइयां हैं कि सूचना अपूर्ण है, अपर्याप्त है एवं अशुद्ध है, तो इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति विधि का प्रयोग किया जाता है। इस रीति में तैयार की गई सूचिकाएं डाक द्वारा न भेजकर नियुक्त किए गए प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर सूचकों से पूछताछ करके स्वयं अनुसूचियां भरी जाती हैं। इन दोनों रीतियों में समानता ये है कि अनुसूचियों के प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचकों से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि अंतर यह है कि प्रथम रीति में अनुसूचियां डाक से भेजी जाती हैं जिसमें सूचक मन मर्जी से सूचनाएं भरते हैं, जबकि दूसरी विधि में प्रगणक सूचकों से पूछकर स्वयं अनुसूचियां भरता है। इस रीति का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में किया जाता है जहां बहुत विस्तृत क्षेत्र हो, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो। दूसरा, यह रीति मुख्यतः सरकार द्वारा जनगणना के लिए अपनाई जाती है। तीसरा, इस रीति का प्रयोग शोध संस्थाओं एवं शोधार्थी के द्वारा बड़े व्यापार गृहों, सार्वजनिक उपक्रम आदि द्वारा भी किया जाता है। तो इस तरह से जो 5 विधियां थी प्राइमरी डेटा कलेक्शन की, वो हमने जानी। अब जो द्वितीयक सामग्री है उसका संकलन किस तरह से होता है, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक समंक वे होते हैं जो पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं। M. ब्लेयर ने जो परिभाषा दी है वो ये है कि द्वितीयक समंक वे हैं जो पहले से ही अस्तित्व में हैं और जो वर्तमान प्रश्नों के उत्तर के लिए न होकर बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए हैं। अब जो द्वितीयक समंक हैं उनके स्रोत क्या है, सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो इनके 2 स्रोत हैं। पहला है प्रकाशित स्रोत और दूसरा अप्रकाशित स्रोत। पहला जो प्रकाशित स्रोत है, पब्लिश्ड सोर्स है, वो कौन कौन से हैं? वो विभिन्न विषयों पर सरकारी, अर्ध सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं एवं अन्य व्यक्ति, अनुसंधानकर्ता प्राथमिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त समंकों को समय समय पर प्रकाशित करते रहते हैं, जिसका अन्य व्यक्तियों द्वारा द्वितीयक समंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रकाशित समंक हैं इसके स्रोत कौन से हैं? पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। विदेशी सरकारों द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रकाशित जो समंक है उनका द्वितीयक समंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सरकारी प्रकाशन। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और उसके जो अनेक विभाग एवं मंत्रालय हैं वो भी समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों व विषयों पर समंक प्रकाशित करते हैं, जिनका हम द्वितीयक समंक के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा है अर्ध सरकारी प्रकाशन।
अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे नगर पालिकाएं, नगर निगम, पंचायतें, जिला परिषदें, ये भी समय समय पर जन्म व मृत्यु से संबंधित, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित और शिक्षा से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती रहती हैं, जिनका प्रयोग हम सेकेंडरी डेटा के रूप में करते हैं। अगला है समितियों व आयोगों का प्रकाशन। सरकार समय समय पर विभिन्न विषयों पर जांच कराने के लिए एवं विशेषज्ञों की राय प्राप्ति के लिए जांच समिति व आयोग का गठन करती है, जिनके प्रतिवेदनों से महत्वपूर्ण समंक प्राप्त होते हैं, जैसे वित्त आयोग, एकाधिकार आयोग, आय वितरण जांच समिति आदि। अगला है व्यापारिक संस्थाओं व परिषदों के प्रकाशन। बड़ी बड़ी जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, परिषद हैं, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बैंक बॉडीज, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड यूनियंस, फिक्की आदि जो संस्थाएं हैं वो सांख्यिकी व शोध विभाग द्वारा एकत्रित समंक प्रकाशित करती हैं और इनका हम प्रयोग द्वितीयक आंकड़ों के रूप में करते हैं। अगला है अनुसंधान एवं शोध संस्थाओं के प्रकाशन। अनेक शोध संस्थाएं, विश्वविद्यालय समय समय पर अपने शोध कार्यों के परिणाम को प्रकाशित कराते हैं, जैसे कि भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श जांच संगठन, व्यवहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद आदि। अगला है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। समाचार पत्र एवं सामयिक पत्रिकाएं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान आदि भी द्वितीयक समंकों के महत्वपूर्ण साधन हैं। अगला है व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता। कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न विषयों पर आवश्यक समंक एकत्रित करके सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करवाते हैं। इनका प्रयोग भी द्वितीयक आंकड़ों के रूप में किया जाता है। अब ये तो हुए सेकेंडरी डेटा के प्रकाशित स्रोत। अब अप्रकाशित स्रोत भी होते हैं, अनपब्लिश्ड सोर्स। तो कुछ सांख्यिकी सामग्री ऐसी भी होती है जिसका प्रकाशन नहीं हो पाता है और अनेक अनुसंधानकर्ता कुछ जो है विभिन्न उद्देश्यों से सामग्री एकत्रित करते हैं जो प्रकाशित नहीं कराई जाती है परंतु फिर भी उपयोगी होती है, जैसे कि शोध कर्ता द्वारा किए गए शोध कार्य, कॉलेजों के रिकॉर्ड आदि। लेकिन जो द्वितीयक समंकों की जांच और प्रयोग में हमको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। जब हम सेकेंडरी डेटा का प्रयोग करते हैं तो हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जांच करनी पड़ती है। वो कौन कौन सी? द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने से पूर्व आलोचनात्मक जांच द्वारा उनका विस्तृत संपादन करना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि जो द्वितीयक समंक हैं उनकी जो मुख्य समस्या है उनका संकलन होकर उनका उचित एवं संशोधित रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि दूसरों द्वारा संकलित समंकों को अपने उद्देश्य के अनुरूप बनाना काफी कठिन कार्य होता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर कॉनर ने कहा है कि समंक विशेष रूप से अन्य व्यक्तियों के द्वारा एकत्रित समंक प्रयोगकर्ता के लिए अनेक त्रुटियों से परिपूर्ण होते हैं और ये जो त्रुटियां हैं वो अनेक कारणों से होती हैं, जैसे सांख्यिकी इकाई में परिवर्तन, सूचना की अपूर्णता एवं अपर्याप्तता, पक्षपात, उद्देश्य व क्षेत्र की भिन्नता आदि। तो अतः इन द्वितीयक समंकों का प्रयोग करने से पूर्व अनुसंधानकर्ता को ये देख लेना चाहिए कि जो द्वितीयक सामग्री है उसमें विश्वसनीयता, अनुकूलता तथा पर्याप्तता आदि के आवश्यक गुण हैं कि नहीं है। तो इस तरह से सेकेंडरी जो डेटा हैं इनके स्रोत
प्रकाशित स्रोत और अप्रकाशित स्रोत के बारे में हमने जाना। धन्यवाद।